हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआर क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स का एनआर क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के ही पहले चैप्टर में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। और ये पढ़ना बहुत जरूरी भी है क्योंकि वो पता चलेगा कि कौन सी संख्याएं क्या कहलाती हैं, है ना। वास्तविक संख्या में कौन सी संख्याओं को हम क्या क्या कहते हैं। ठीक है ना। और इसी तरह से अगर हम बात करें, ये हमारा पहला चैप्टर है और ये हमारी पहली वीडियो है। ऐसी ही वीडियो धीरे धीरे आपको हम बनाकर देते रहेंगे और अपने YouTube चैनल पर ही हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो देते रहेंगे। ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। हमारा पहला टॉपिक क्या है? प्रकृत संख्याएं। क्या है हमारा पहला टॉपिक? है प्रकृत संख्याएं। क्या होती हैं प्रकृत संख्याएं? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती है, वो सभी हमारी संख्याएं क्या होती हैं? प्रकृत संख्याएं होती हैं। जैसे क्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। ऐसे ही हम आगे काउंटिंग करते चले जाएंगे। ये सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? हमारी प्रकृत संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है ना। ये सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है ना। इसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। सभी को समझ में आया क्या होती है प्रकृत संख्याएं? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वो क्या होती हैं? प्रकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। चलिए हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारा अगली संख्या है पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। क्या होती है पूर्ण संख्याएं? फिलहाल इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है ना। क्या प्राकृतिक संख्या क्या थी? वो 1 से प्रारंभ हो रही थी और अनंत तक जा रही थी। और होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होती हैं? ये 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है ना। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी? ये सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है ना। समझ में आया आपको? ठीक है। आगे हम अपने हमारी है पूर्णांक। इसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। क्या होती हैं पूर्णांक संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में लिख सकते हैं। समझ में आया? क्या? जिनको हम ऋणात्मक और धनात्मक मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर नंबर लाइन में दिखाना चाहें तो क्या हो जाएंगी? पहले इसको देख लेते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है। वे संख्याएं होती है जिनमें शून्य सभी धनात्मक संख्या 1, 2, 3 और ऋणात्मक सभी संख्या -1, -2, -3, है ना, शामिल होती हैं। है ना। ठीक है। अलग से इसमें दे रखा है हमारा क्या? धनात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक? पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, जिनके साथ में क्या होते हैं? प्लस वाली संख्या होती है ना। और अगर हम बात कर ले ऋणात्मक पूर्णांक की तो होते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या? -1, -2, -3, है ना। ये हमारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। हम बात कर लेंगे शून्य। इसमें शून्य भी आता है। शून्य भी हमारी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, एक इंटीजर से। ठीक है ना। इसको अगर हम बात करें नंबर लाइन पे कैसे दर्शाएंगे, तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं और क्या होता है फिर ये यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, उसके बाद 3। अच्छा, जितनी भी दाएं वाली संख्या होती है दाहिनी साइड हमारी, है ना, जितने भी दाएं वाली संख्या होती है वो सभी की सभी क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं? धनात्मक संख्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। और 0 के बाएं वाली संख्याएं सभी की सभी क्या होती हैं? जैसे मैथ्स का 1, है ना, मैथ्स का 2 हो गया, ओके, और मैथ्स का 3 हो गया। ठीक है ना। मतलब जितनी भी 0 के बाएं वाली संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी? वो सभी संख्याएं हमारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। कैसी संख्याएं? वो सभी संख्याएं कैसी होंगी? हमारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है ना। बात समझ में आई? तो इसमें हमारी जो पूर्णांक होते हैं, जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं? हमारी पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है। अगले टॉपिक की हम अगर बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है? अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? वे संख्याएं जो 1 से बड़ी होती हैं। क्या होंगी?
जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी सारी की सारी क्या होंगी, एक से बड़ी होंगी। पहली बात याद रखना है इसको भी। और क्या होगा, इसमें इसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, हाँ, दो गुणनखंड क्या कौन कौन से होंगे, जो एक कोई भी संख्या मान लीजिए है, ठीक है ना, वो सिर्फ एक से डिवाइड होगी, है ना, एक से डिवाइड होगी और खुद से डिवाइड होगी, है ना, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। यह एक से बड़ी ऐसी प्रकृत संख्या होती है एक से या फिर स्वयं से, मतलब उसी संख्या से विभाजित होती है ना। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो इसके केवल दो ही गुणनखंड फैक्टर होते हैं, एक और हुआ खुद संख्या। जैसे एग्जांपल की मैं बात कर लूं, एग्जांपल में मैंने ले लिया पहली संख्या एक से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना, तो एक से बड़ी संख्या हमने ले लिया दो, है ना। अब दो के गुणनखंड अगर करने चाहे तो दो के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, दो के गुणनखंड हो सकते हैं हमारे क्या, 1 इंटू 2, है ना, ये एक से डिवाइड है और एक खुद से डिवाइड है। उसके बाद हम अगर बात कर लें कौन सी संख्या, 3, तो 3 की अगर हम बात कर लें तो 3 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये एक से डिवाइड है और खुद से 3 से डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेंगे 4, 4 किससे किससे डिवाइड है, 4 की अगर मैं बात करूं तो ये 1 से डिवाइड है और 2 से डिवाइड है और ये 4 से भी डिवाइड है, मतलब इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए। तो हमारी पहली संख्या है ये तो हमारी अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके दो गुणनखंड है। और दूसरी भी संख्या हमारी संख्या कैसी है, हमारी अभाज्य संख्या है, इसके भी दो गुणनखंड है। हम तीसरी संख्या की अगर मैं बात करूं तो ये संख्या क्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए, इसलिए ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो कौन सी संख्या होगी, इसको हम आगे देखेंगे हमारी कौन सी संख्या होगी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब हमारी आगे संख्या क्या आ गई, भाज्य संख्या है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है ना। वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 4, 4 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे देख लेते हैं। ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है और 3 सॉरी और ये किसे 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। हाँ, तो इसके दो से ज्यादा गुणनखंड निकले, इसका मतलब क्या है, ये हमारी भाज्य संख्या है। अगर हम बात कर लेंगे इसके बाद क्या आता है 5, 5 हम देखेंगे ये एक से डिवाइड है और खुद से डिवाइड है, तो क्या ये हमारी संख्या भाज्य संख्या होगी, नहीं, ये इसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड निकले, मतलब ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये भाज्य संख्या है और ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना, ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेंगे 6 की, तो 6 में हम देख लेते हैं 6 के गुणनखंड कितने होते हैं, 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है और ये 3 से भी है और ये खुद से 6 से भी है ना, ये खुद से 6 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये भी हमारी संख्या कैसी हो गई, ये भी हमारी संख्या भाज्य संख्या हो गई। हमारा अगला टॉपिक है सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अब सहअभाज्य संख्या की डिफिनेशन देख लेते हैं पहले। संख्याओं का कोई भी जोड़ा, संख्याओं का कोई भी जोड़ा, कोई भी ऐसी संख्या होगी, संख्याओं का कोई भी जोड़ा होता है जिनमें एक के अलावा कोई अन्य समान गुणनखंड क्या होते हैं, नहीं होते हैं, मतलब एक के अलावा कोई अन्य समान गुणनखंड नहीं होते हैं। इसका मतलब वो संख्याएं कौन सी होती हैं, वो संख्या हमारी सहअभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है ना। तो समझना कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 8 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं 8 के गुणनखंड, ये 1 से डिविजिबल है, ये 1 2 एंड 2 एंड 2, ठीक है ना, ये गुणनखंड इसके हैं। इसके गुणनखंड क्या निकले 1 2 एंड 2 गुणनखंड निकले। उसके बाद मैं लिख देता हूं 15 के गुणनखंड। 15 के गुणनखंड देखें 1 फिर ये 3 इंटू 5, ठीक है ना, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब अगर मैं बात करूं इसके, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, तो ये दोनों संख्याएं क्या है, कॉमन है ना। ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, ये दोनों संख्याएं कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका
HCF सिर्फ क्या होता है, एक होता है, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना, समझ में आया, ऐसी ही संख्या है। अच्छा, और संख्याओं की अगर मैं बात कर लूं, जैसे मैं बोलता हूँ 3 and 4, 3 and 4, इसमें भी कॉमन क्या निकलेगा, 1 ही कॉमन निकलेगा, आप चेक कर लीजिएगा। चलो चेक ही कर लेते हैं। मैंने बोला 3 के गुणनखंड क्या है, 3 के गुणनखंड क्या है, हाँ 3 के गुणनखंड 1 एंड कितने 3 है। ठीक है, मैंने 4 बोला था, 4 के 1 एंड 2 एंड 2, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी कॉमन क्या मिल रहा है, 1 है 1, तो इसके भी कॉमन हमारे क्या हो जाएंगे, इसकी भी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, 1 जो हो जाएगा इसका हमारा सहभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो मतलब ऐसी जो संख्या है जिनका HCF हमारा 1 होता है, वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी सहभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर हम जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सम संख्याएं। क्या होती है सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं या फिर 2 के पहाड़े में आती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं मिलती हैं, है ना, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, हमारी दो सम संख्याएं होंगी। ठीक है ना, तो ये सभी संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है ना, ये सभी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, हम अपने अगली संख्या की बात करते हैं, विषम संख्या। क्या होती है विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, हमारी विषम संख्याएं होंगी। ठीक है ना, जैसे कि 1 है, 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी आगे संख्याएं, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया ना, ये सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है ना, हम अगले संख्या की ओर चलते हैं। अगली संख्या हमारी क्या है, परमेय संख्या। क्लास 10 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ना, ये क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे की, यहाँ से आगे की संख्याएं जो भी हैं वो हमारे लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ही और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर आप नहीं लिख रहे हैं, अभी तक मैंने जितने भी संख्याओं के बारे में बताया है नहीं लिख रहे हैं, तो फिलहाल आपको वो भी लिखनी चाहिए, क्योंकि जानकारी होना बहुत जरूरी है और इनको आपको लिखना ही लिखना है। तो बताते हैं क्या होती है परमेय संख्याएं। परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, है ना। कौन सी संख्याएं, P/Q के रूप में जितनी भी संख्या लिखी जाती है वो सभी क्या होती हैं, परमेय संख्या। या फिर हम कहना चाहें जो संख्या बटे के रूप में लिखी जाती है वो संख्या क्या होती हैं, परमेय संख्या होती है। ठीक है ना, यहाँ पे किस दे रखी है कि P का मान 0 हो सकता है, मतलब P बराबर 0 हो सकता है, परंतु यहाँ पे Q का मान 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे Q का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, पहले समझते हैं क्या क्यों बोला गया ऐसा। पहले हम बात करते हैं, इसको P/Q के रूप में लिखते हैं। कोई भी संख्या P/Q के रूप में जो भी होगी वो संख्या क्या होगी, परमेय संख्या होगी। ठीक है, हम जानते हैं जो हमारा ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको है ना, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, हर कहलाती है। अब समझना, क्या जो संख्या बट्टे में लिखी जाए, ये बट्टे में तो है, ये तो वो क्या हो गई हमारी, ये हमारी परमेय संख्या हो गई। ठीक है ना, अब इसके आगे में जो दे रखा है इसको भी ध्यान देते हैं। क्या दे रखा है कि P=0 बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहने का मतलब है जो अंश है वो तो 0 हो सकता है, परंतु परंतु मतलब जो हमारा अंश है वो 0 हो सकता है और इसके नीचे क्या हो सकती है, एक तो होते हैं, पर सभी जितनी भी संख्याएं होती हैं उसके नीचे एक होता ही है, तो हम इसके नीचे एक मान लिए, तो मतलब ये हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि P का मान जो है वो 0 हो सकता है ना, इसलिए हमारी परमेय संख्या बन गई। ठीक है ना, परंतु इसके बाद अगला कह रहा है बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी Q का मान 0 नहीं हो सकता है, Q का मान 0 नहीं हो सकता है। हम ये तो हमारा हो सकता है, ठीक है, ये हमारी परमेय संख्या हो गई, लेकिन Q की जगह पे मतलब हर में 0 नहीं हो सकता है, हर में 0 नहीं हो सकता है। अगर हर में 0 हुआ तो इसका मतलब वो क्या, कौन सी संख्या हो जाएगी, हमारी परमेय संख्या वो नहीं होगी। ठीक है ना, चलो तो आगे हम देख लेते हैं कौन कौन सी परमेय और भी कौन सी संख्याएं होती हैं।
सबसे पहले हम अगर बात कर लेते हैं हम अगले बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या होती है परमेय संख्या, जितने भी हमारे पूर्ण संख्या होती है वो भी हमारी परमेय संख्या, और जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं अभाज्य संख्या सभी हमारी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 1, ठीक है ना। 1 क्या है, हमारी परमेय संख्या है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लेते हैं क्या 2.5 मतलब दशमलव वाली संख्या हमारी क्या होगी, परमेय संख्या। क्यों, सभी लोग जानते हैं पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा। 1 पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने 0 लगा लो, है ना। तो क्या बन जाएगा 25/10। तो ये संख्या क्या बन गई, बटे के रूप में आ गई। इसका मतलब ये संख्या क्या है, परमेय संख्या है। आगे हम बात करें तो आगे हम जाएं तो जितनी भी संख्या हमारी क्या होती है, रूट वाली संख्या होती है। अब समझना, जितनी भी नहीं मतलब कि जो संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं वो संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, हमारी परमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे √9 का स्क्वायर क्या होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 3 का। और 3 के नीचे तो हम 1 मान सकते हैं ना, तो हमारी एक संख्या कौन सी हो गई, हमारी परमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। ओके, और कौन सी, जितनी भी बार वाली संख्याएं होती हैं, जैसे 0.32 बार, जितनी भी बार वाली संख्याएं मिल जाएंगी वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, वो भी हमारी परमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। कैसे, अगर हम बात करें जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ होता है तो वो कैसे, उनका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि ये संख्या इस रूप में लिखी हुई है, पहले ये समझ लेते हैं। 32 32 32 32 और डॉट 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 डॉट, ये ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.32 बार लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये इस रूप में लिखी है। अब ये 3232 बार बार रिपीट हो रहा था, हमने क्या लगा दिया ऊपर 32 पे बार लगा दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उतनी बार उसके हर में क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। तो यहाँ पे संख्या कितनी लिखी है, 32, और कितने संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 संख्याओं के ऊपर, तो 2 बार हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो ये देखिए फिर से बटे में आ गई, P/Q के रूप में आ गई। इसका मतलब जितनी भी बार वाली संख्याएं होंगी वो सभी समय संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, परमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। ओके, और अगर मान लीजिए इस फॉर्म में लिख के आती है कोई संख्या, जैसे 0.555555 ऐसे लिख के आती है संख्याएं, है ना, ऐसे लिख के आती हैं और ये बार बार रिपीट हो रही हैं। तो ये मतलब 5 है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कर सकते हैं 0.5 बार, है ना। और ये बार वाली संख्या हो गई। अब एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 5/9, है ना। अभी फिर से हमारी संख्या क्या हो गई, हमारी बटे के रूप में हो गई, इसलिए हमारी संख्या क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं हम, आ गया अपरिमेय संख्या। परिभाषा क्या है अपरिमेय संख्या, इसको हम इरेशनल नंबर से जानते हैं इंग्लिश में। वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या वही संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। वो संख्याएं सभी हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो सभी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो अब कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे हम पाई की। तो ये क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती भी कर जाते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़े हुए होते हैं क्लास 9 में, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है ना। या फिर उससे पहले क्लास में पढ़े होते हैं, पाई का मान उनको पता होता है 22/7 होता है। तो बच्चे क्या देखते हैं कि वहां पे जैसे ही लिख के आता है कि पाई क्या है, तो बच्चे देखते हैं वहां पे कि पाई परमेय संख्या, क्योंकि जो बटे में संख्या लिखी जाती है वो होती है हमारी क्या, कौन सी संख्या होती है, वो परमेय होती है। तो यहाँ पे पाई के बारे में पूछा गया है, ना कि उसके मान के बारे में पूछा गया है। जब पूछा जाएगा पाई का मान कौन सी संख्या होगी, तब आप कह सकते हैं वो परमेय संख्या होगी। अगर आपसे पूछता है कि पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या है। एक क्वेश्चन और इससे बनता है, एक
एक क्वेश्चन से बनता है कि पाई कौन सी संख्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन एक आया था, पहला ऑप्शन था हमारे पास कि ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। दूसरा ऑप्शन था कि सम संख्या है, ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन था कि ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन था इसमें से कोई नहीं। अब इसमें बहुत से बच्चों ने क्या किया कि इसमें से, क्योंकि पाई अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है ना। तो इसमें से तो कोई सी ऑप्शन में तो दे नहीं रखा है, तो बच्चे क्या करते हैं, कोई नहीं पे टिक लगा देते हैं। तो अभी तक अच्छा हम पढ़ क्या रहे थे, हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, वास्तविक संख्याओं के बारे में था, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ये सभी संख्याएं आती हैं, कौन सी, चाहे वो प्रकृत संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो। तो यहाँ पे दे रखा है पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक क्या है, वास्तविक संख्या है। क्यों, क्योंकि हमारी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। जस्ट से फिर इसके एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जितनी, हाँ पहली तो हमारी यही संख्या हो गई, क्या बोलते हैं, पाई वाली संख्या। ये हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। दूसरी संख्या की बात करूं तो हमारी जितनी भी ऐसी संख्या है जो रूट में लिखी है और जिनको रूट से हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, मतलब जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता है ना, वो सभी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। इनको आप याद रखिएगा। और आगे हम बात कर लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर ले, हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाँ अभी तक हमने जितने भी संख्याएं पढ़ी है, हाँ उन सभी संख्याओं के बारे में थोड़ा हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि किसको कितना समझ में आया। एक बार हम फिर से बता देते हैं शुरू से। सबसे पहले हमारी संख्या कौन सी थी, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ठीक। उसके बाद थी हमारी पूर्ण संख्या, वो क्या होती है, जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। उसके बाद संख्या कौन सी थी, पूर्णांक, जो ऋणात्मक और धनात्मक, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में लिखी जाती है, वो संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। उसके बाद था हमारा क्या, अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर, क्या होते हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, वो क्या होती है, हमारी अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है ना। और गुणनखंड 2 कौन से होंगे, एक और स्वयं, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वो हमारी संख्याएं कौन सी होती हैं, वो हमारी भाज्य संख्या होती है। उसके बाद हमारी सहभाज्य संख्या, वो क्या थी, वो 1 होगी, है ना। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या थी कि जिन 2 संख्याओं का मासा क्या होता है, एक होता है, वही संख्या बनी क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था सम संख्या। सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, वो सभी सम संख्या कहलाती हैं। उसके बाद विषम संख्या कौन सी थी, विषम संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद हमारा परिमेय संख्या था। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो P upon Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां पर P का मान 0 हो सकता है परंतु Q का मान 0 नहीं हो सकता है, वो संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे क्या, हमारी जितनी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि सभी के नीचे 1 होता है ना, तो सभी प्राकृतिक संख्या वाली हमारी वो हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या।
और जितने भी दशमलव वाली संख्या होती हैं, है ना, वो परिमेय संख्या हो जाएंगी, और जितने भी बार वाली संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या हो जाएंगी, और जो रूट वाली संख्या होती है इनको आराम से हम बाहर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट जिनका होता है वो भी संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। उसके बाद लास्ट क्या बचा था हमारा, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, जैसे पाई हो गया और रूट में 7 हो गया। रूट में 7 इसका हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, √7 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है ना, तो इसलिए ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम जरा क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं, किसने कितना पढ़ा, किसने कितना समझा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली संख्या क्या आ गई, पहला क्वेश्चन है हमारा, पाई एक संख्या है। तो पाई कैसी संख्या है, परिमेय है, पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं। तो पाई हमारी क्या है, एक हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओगे, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा होता है, ये भी पढ़ाया है, अभी पीछे पढ़ चुके हैं। क्या होता है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, एक होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, इनमें से कोई नहीं, वो तो हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप जानते हैं ना, हाँ, तो कौन सी हो जाएगी, 15 है, 23 है, 12 है और 21 है। अच्छा, 15 1 से डिवाइड है, 15 किससे डिवाइड है, 15 1 से और किससे, और ये 3 से और किससे, और ये 5 से और किससे, खुद से। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला, इसके दो से ज्यादा गुणनखंड निकले तो यहीं पे रुक जाओ, ये तो नहीं है, है ना, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाओगे बी नंबर रुक जाते हैं, सी नंबर देख लेते हैं पहले। 12 के भी ये 1 से है और किससे है, 1 से है और किससे डिवाइड है, और ये 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है और ये 6 से डिवाइड है और ये खुद से भी डिवाइड है ना। उसके बाद इसकी बात कर लेंगे, तो ये 1 से, 3 से, 7 से एंड ये खुद से भी डिवाइड है। तो ऐसी कौन सी संख्या मिली जो कि जिनके गुणनखंड अभी यहाँ 23 देख लेते हैं, 23 1 से डिवाइड है और खुद से डिवाइड है। तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे दे रखा है, प्रत्येक परिमेय संख्याएं होती हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है क्या, एक प्रकृत संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या। तो जितनी भी हमारी परिमेय संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, जितनी भी परिमेय संख्या हमारी होंगी वो क्या होंगी, एक, बताइए। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, क्या सभी प्रकृत संख्या हमारी परिमेय संख्या होती हैं? अच्छा, क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती हैं? तो आगे हम बात करेंगे, क्या वास्तविक संख्या अभी बात कर लेंगे, क्या पूर्णांक भी हाँ होते हैं। अच्छा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वास्तविक संख्या के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है कैसी, वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना। आगे आ जाओगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी और अभाज्य संख्या जिसके दो गुणनखंड होते हैं, तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद 6 नंबर पे आ जाओ, निम्नलिखित में कौन सी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए। अच्छा, अभाज्य मतलब जिसके दो गुणनखंड, इसमें देखेंगे इसके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, इसके भी होते हैं। ये भी एक सम संख्या है और ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, समझ में आया। आगे आ जाओ, आगे दे रखा है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ, क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी, तो कौन सी है, भाज्य संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो एक तो हो ही सकता, 2 ये हमारी अभाज्य संख्या, 3 हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है ना, भाज्य संख्या हो जाएगी। फिर है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी विषम होनी चाहिए और भाज्य संख्या होनी चाहिए, कौन सी हो जाएगी, तीसरा हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। फिर है प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है।
प्रथम दो अभाज्य संख्या। अच्छा, एक से अभाज्य संख्या की बात की जाए तो सभी क्या होती हैं, एक से बड़ी होती हैं। तो एक से बड़ी जस्ट कैसे हो जाएगी, तो हमारी 2 हो गई और प्लस करना है क्योंकि योग पूछा तो प्लस करना है। उसके बाद लगातार कौन सी, दूसरी, है ना, 3 हो जाएगी। इनको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 3 2 कितना होता है 5। आप आंसर देखो 5 है, हाँ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को जो भी इतना भी पढ़ाया गया है समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, है ना। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसी ही वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और बेल आइकन भी ऑन करना बहुत जरूरी है ना, ताकि हमारी जितने भी वीडियो यूट्यूब पे डाली जाएं सभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, ठीक है ना। हाँ, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू क्लास।